गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, यानी जो 1909 वाला सीरीज़ आया था पॉलिटी में। तो उसमें क्या क्या दिया गया था। जब अंग्रेज़ हमारे लिए कानून बना के भेज रहे हैं तो उन्हीं कानूनों में वो हर बार संशोधन करके भेजते थे। अब इसमें क्या संशोधन है एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। बोला गया जो भी विधान का परिषद है, केंद्र में भी और राज्यों में भी, इन दोनों में संख्या बढ़ा दो। इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा। जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें आधिकारिक बहुमत किसका है, भाई अंग्रेजों का ही होगा। लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत दिया। जो प्रांतीय थी उन्हें बोल दिया कि चलो थोड़ा बहुत आज़ादी जो है, थोड़ा बहुत अधिकार है वो इंडियंस को भी दे देते हैं। अगला पॉइंट देख लें, दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि। उदाहरण के लिए सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने आदि की अनुमति दी गई। तो हमने इससे पहले भी बजट पर क्वेश्चन वाला देखा था, तो आप लोग याद करें कब की बात है ये। इससे पहले जो आया था यानी 1892। तो इसमें कहा जा रहा है दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई। ठीक है, उदाहरण के लिए देख रहे हैं हम, सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने दिए जाते थे, बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने आदि की अनुमति दे दी गई। यानी जो बजट है अगर आपकी समझ नहीं आ रहा है इसे स्थानांतरित कर दो आगे। अगला है, पहली बार वायसराय और गवर्नर्स की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव के लिए। अब क्या किया गया, पहली बार जो वायसराय और गवर्नर्स थे तो उनकी जो कार्यकारी परिषद थी वो किसके साथ जुड़ाव बना रही है, भारतीयों के साथ बना रही है। अगला है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो जो पहले कानून सदस्य थे वो कौन थे वायसराय की परिषद में, वो थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हर बार बनता है, तो इसको थोड़ा हाईलाइटली याद करें। अगला पॉइंट है, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अलग मतदाता की अवधारणा को स्वीकार करके। आगा खान थे, उन्होंने बोला 1909 में कि मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो अंग्रेज़ों का जो मोटिव रहता था वो ये रहता था, फुट डालो राज करो। तो फुट डालने के लिए उन्हें कम्युनिटी का जो वो रहता था, बेस होता था, वो कम्युनिटी को बनाते थे। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, तो इसी में लेके आए थे ये लोग मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी अलग मतदाता की अवधारणा। ठीक है, प्रेसिडेंस कॉरपोरेशन वाणिज्य मंडलों में विश्वविद्यालय और जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व। और बोला गया कि जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन होगी वहाँ पे अलग होगा, वाणिज्य मंडल होंगे उनका अलग होगा, विश्वविद्यालय और जमींदारों के अलग प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि किस कदर डिवाइड कर रहे थे ये भारतीयों को, ताकि हम लोग देश को आज़ाद ना करवा पाएँ। अगला आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, यानी जो 1909 का गवर्नमेंट आया था, जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आई थी, अधिनियम आया था। इस अधिनियम को बोला जाता था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो इससे क्वेश्चन बनता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था, तो 1919 में आया था। इससे पहले वाला जो था उसे बोला जाता था मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया, 1909 में आया था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल कर दिया। इसने क्या किया है कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया, बोल दिया कि जो केंद्र के विषय हैं वो अलग हैं और राज्यों के अलग हैं। ठीक है, और किसके अंदर कर दिया, प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को थोड़ा सा सुलझा दिया, शिथिल कर दिया। इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित। अब भाई हस्तांतरित और आरक्षित कर ही दिया है तो दो भाग करने की क्या ज़रूरत थी, बट इनकी पॉलिसी ऐसी रहती थी। तो जो भी प्रांतीय विषय थे, तो जो फ़ायदे के थे वो डाल दिए गए वायसराय के हाथ में, और बाकी जो मेहनत करने वाला काम था वो दे दिए गए राज्यों को। इसने देश में पहली बार द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत की। तो जो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे द्विसदन बने थे, यानी लोअर हाउस एंड अपर हाउस, वो कब बने थे, वो बने थे 1909 में। और प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे कब हुए, 1919 में, सॉरी। और प्रत्यक्ष चुनाव भी 1919 में और लोअर हाउस एंड अपर हाउस भी 1919 में। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा बदल दिया गया। जो भारतीय विधान परिषद थी, काउंसिल थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। जिस तरह से आज हमारे पास क्या है, राज्यसभा और लोकसभा।
जिसमें एक उच्च सदन था, राज्य परिषद, और एक निम्न सदन था जिसे बोला जाता था विधानसभा। तो ये आज भी हैं हमारे यहाँ पर। अगला पॉइंट है, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 कमांडर इन चीफ के अलावा भारत के होने वाले थे। एक थोड़ी सी सुविधा कर दी गई कि जो वायसराय था उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 सदस्य थे, तो 6 में से 3 तो होने चाहिए कमांडर इन चीफ के, मतलब कमांडर इन चीफ को छोड़ के जो बाकी 3 सदस्य होने चाहिए वो भारतीय होने चाहिए और बाकी उनके अपने होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो कमांडर इन चीफ था वो 7वां सदस्य था, मेंबर था, यानी मुखिया। अगला देखते हैं, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया। अगर बात करें भारत को तोड़ने की, तो पहले इन्होंने ओनली मुसलमानों के लिए किया, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं सिखों के लिए भी कर दिया, भारतीय ईसाइयों के लिए भी कर दिया, एंग्लो इंडियंस के लिए भी कर दिया और यूरोपीय लोगों के लिए भी कर दिया। बोल दिया कि ये इनके अलग प्रतिनिधि होंगे, तो तोड़ने की भी एक हद होती है। फिर कहाँ बचता है इलेक्शन, बोला जा रहा है डायरेक्ट इलेक्शन। इस तरह से हुआ था इनका डायरेक्ट इलेक्शन। आगे देखते हैं, यह एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रदान करता है, इसलिए 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अब बात करें जो हमारे यहाँ पे यूपीएससी या फिर यूपी स्टेट पीसीएस, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे 1919 में आया था। इससे पहले कई बार चर्चा हुई, 1833 में हुई थी, फिर 1853 में हुई, लेकिन उसके बाद में फाइनली ये भारत में कब आया था एग्जाम, 1926 में। किसके थ्रू आया था, 1919, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। चलिए, इस अधिनियम में कहा गया था कि भारत में भी अब खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो आप जानते हैं खुली के नाम पे उनकी उम्र भी कम कर दी गई थी, तो कम उम्र में फिर भी कुछ हमारे भारतीय सीनियर्स ऐसे थे जैसे सुभाष चंद्र बोस और हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये सब क्या करे हुए थे, ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो इंग्लैंड में ही जाके पास किया था। इसको पहले यूपीएससी नहीं बोला जाता था, इसे बोला जाता था इंडियन पुलिस सर्विस, ICSE। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। यह पहली बार अलग हुआ केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया। भाई बजट भी पहली बार अलग कर दिया गया। कब किया गया, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। केंद्र से बोल दिया तुम्हारा बजट अलग बनाओ और राज्यों से बोल दिया तुम्हारा बजट अलग बनाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सेटलमेंट आता है, जो एक्ट आता है, अधिनियम आता है, वो कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब इस 1935 वाले अधिनियम में ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप में एक मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसकी बात करी जाए कि इसमें जो था प्रावधान था वो कितना था। तो इसमें 321 सेक्शन थे हमारे, 321 अनुच्छेद थे, ठीक है। उसके अलावा 10 शेड्यूल थे, अनुसूचियाँ थीं। तो आप जान सकते हैं कि जब 10 अनुसूची, 321 सेक्शन है इसमें, तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप लोग आज़ाद हो भी जाते हैं तो आपके लिए ये मिनी संविधान आ गया, आप इसी के बेस पे अपने देश में नियम कानून चला सकते हैं। क्योंकि चालाकी इनकी रग रग में बसी थी और हमें फेलियर दिखाना इनका कर्तव्य, इनका मतलब मेन मोटिव था। तो जिस मोटिव से ये लोग हमारे देश से जा रहे थे, तो इन्हें लग रहा था किसी भी तरह जाएंगे लेकिन बर्बाद करके जाएंगे। चलिए, हालांकि कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी थी और जब तक हमारा देश, हमारा अपना संविधान नहीं बना था, तब तक हमने 1935 के संविधान को ही फॉलो किया था और ज़्यादातर चीज़ें हमने यहाँ से ली थी जो अच्छी अच्छी थी। देखते हैं इसका पॉइंट। इसने इकाइयों के रूप में अखिल भारतीय महासंघ की संगति, प्रांतों और रियासतों की स्थापना के लिए प्रदान किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार जो संघ हमारे संविधान में लिखा हुआ है, भारत एक राज्यों का संघ है, तो भारत को राज्यों का संघ बनाने की शुरुआत जो हुई थी वो 1935 के अधिनियम में ही हुई थी, ठीक है। भारतीय महासंघ की संगति, प्रांतों और रियासतों की स्थापना के लिए प्रदान किया गया। अधिनियम के केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूची, संघीय सूची केंद्र के लिए 59 वस्तुओं के साथ, प्रांतीय सूची प्रांतों के लिए 54 वस्तुओं के साथ और संवर्ती सूची दोनों के लिए 36 वस्तुओं के साथ के बीच विभाजित किया। वायसराय को अवशेष शक्तियाँ प्रदान करती। बात करते हैं शक्तियों का बंटवारा। तो आज भी हमारे संविधान में जो 3 जगह शक्तियों का बंटवारा हुआ है, तो वो कहाँ से लिया था हमने, 1935 से। तो पहले हमारे पास होती है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी संवर्ती सूची, और चौथी जो भी शक्तियाँ होती हैं वो किसके हाथ में दे दी इन्होंने, वायसराय के हाथ में। जैसे बात करते हैं संघ सूची। संघ सूची में जो भी कानून नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। राज्य सूची में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन संवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन होती है, अगर नियम पहले सेंट्रल ने बना दिया तो फिर वो सेंट्रल की ही चलेगी, उसमें वही नियम माना जाएगा। उसके बाद में जो बची हुई शक्तियाँ होती हैं, अब बची हुई शक्तियों की बात करी जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तब नहीं थी लेकिन आगे आ सकती हैं, तो उनको किसके हाथ में दे दिया इन लोगों ने, वायसराय के हाथ में। चलिए आगे देखते हैं।
इसने प्रांतों में बड़ व्यवस्था को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करी। बड़ व्यवस्था को खत्म कर दिया और बोल दिया गया कि एक काम करो, प्रांत कैसे हैं, स्वायत्त हैं। इसने केंद्र में राजतंत्र अपनाने का प्रावधान किया। बोला केंद्र में क्या लाओ, राजतंत्र लाओ। नतीजतन संघीय विषयों को आरक्षित विषयों और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया। जो संघीय विषय थे, संघ सूची वाले, उन्हें क्या कर दिया, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय, इन दो में डिवाइड कर दिया गया। इसने 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीयता का परिचय दिया। बोले जहाँ पे 11 प्रांत थे वहाँ पे 6 प्रांतों में इन लोगों ने क्या कर दिया, वहाँ पे इन लोगों ने लोअर हाउस एंड अपर हाउस बना दिए। इस प्रकार बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत के विधान परिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने अवसादग्रस्त वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। जैसा कि ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चुनते थे, उसमें इन्होंने बच्चों को, अनुसूचित जातियों को और श्रमिकों को, महिलाओं को और अनुसूचित जातियों को भी शामिल कर दिया। इसने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारत की परिषद को समाप्त कर दिया। और जो क्राउन में 1858 में एक परिषद बनाई गई थी, भारत की परिषद, उसे भी समाप्त कर दिया। ये एक संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था। संघीय न्यायालय मतलब एक जॉइंट जो होता है भारत का एक कोर्ट, ठीक है, स्थापना के लिए प्रदान किया जाता है, जिसे 1937 में स्थापित किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग, लेकिन 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग भी। चलिए उसमें हम देखते हैं कि ICSE आया था, लेकिन इसमें क्या आ गया, स्टेट लोक सेवा आयोग। किसमें आया था, 1935 में आया था। शायद मैंने उधर थोड़ा गलत बता दिया, मुझे याद नहीं रहा था, बट अभी आप लोगों से करेक्ट कर लें कि 1935 में आया था लोक सेवा, राज्यों के जो लोक सेवा आयोग है वो आया था, ठीक है। आगे देखते हैं। और 1937 में स्थापित की गई ये चीज़ें। इसने देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया। तो भाई जो हमारी RBI है, जिसे हम आज देखते हैं, बड़ी भूमिका है हमारे देश में, तो उसकी भी स्थापना कब हुई, 1935 के थ्रू। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी भी हुई थी, जैसे हमने आज भी बनाए रखा है। अगला देखते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब जो आया, जिसका इंतजार था हमारे लीडर्स को, हमारी जनता को, तो वो दिन आ चुका था, 1947। अब जरा इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंस एक्ट है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लीमेंट एटली, वहाँ के उस समय के लीडर थे ब्रिटेन के, डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाई जून 30, 1948। जब क्लीमेंट ने 1947 का वो भेजा था, तो उसमें लिखा कि हम 30 तारीख 1948 को भारत को, 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर देंगे। अगेन ऑन June 3, 1947, the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly, उन्होंने बोला कि जो 3 तारीख होगी 1947 की, उधर हम लोग क्या करेंगे कि एक फ्रेम बनाएंगे, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यानी जो भी संवैधानिक सभा होगी उसके लिए। कुल मिला के ये इनको लग रहा था कि ये हमें 48 में आज़ाद करेंगे, उससे पहले ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनवाएंगे। तो फॉर्म में कब आया था, 1946 में। चलो, कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। तो ये चीज़ हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि हम लोग को तो आज़ादी पहले चाहिए थी। और हुआ भी ऐसा कि हम आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो चुके थे। चलिए, अब इसमें माउंटबेटन योजना ने काम किया था। माउंटबेटन जो थे हमारे उस समय के वो थे, क्या नाम है, वायसराय थे और गवर्नर जनरल भी थे। तो कुल मिला के ये जो बड़े बड़े पद थे, उन्होंने ही सारा कुछ संभाला है, उन्होंने रेखाएं खींची हैं। अगला देखते हैं, इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया। चलिए भाई, खुशी का दिन आ गया, ताली बजा लें। इसने वायसराय के कार्यालय को समाप्त कर दिया और प्रत्येक अधिराज्य के लिए गवर्नर जनरल प्रदान किया। ठीक है, बोल दिया जो राज्य होंगे उनके लिए एक गवर्नर जनरल होगा, एक एक। इसने 2 अधिराज्यों की संविधान सभाओं को भी संविधान की बनाने और अपनाने का अधिकार दिया। आप जानते हैं, इन्होंने बोल दिया कि जिसको भारत में शामिल होना है वो भारत में रहेगा, जिसको अलग देश बनाना है वो अलग बना ले, और जिसको पाकिस्तान के साथ जाना है वो पाकिस्तान के साथ चला जाए। तो कुल मिला के ये डिप्लोमेसी थी इनकी भारत को बर्बाद करने की, और कर भी गए। इसने भारत के राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया और अपने कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया। जो भारत के राज्य सचिव थे ब्रिटेन में, उनके कार्यालय को खत्म कर दिया, क्योंकि अब वहाँ से हमारे लिए कोई नियम कानून बन के नहीं आएगा।
अपने कार्य को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया। अच्छा, एक राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल क्या है? जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने राज किया उन देशों की एक लिस्ट है, जहाँ का एक अधिकारी है, ठीक है। जो आज भी हम कुछ गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ नाम से जाना जाता है, जब खेलते हैं तो वो उन्हीं राज्यों के होते हैं जहाँ पे ब्रिटेन ने राज किया। तो एक संघ अभी भी बना हुआ है, बट उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम उसमें खेलते हैं। इसने भारतीय रियासतों को या तो भारत के डोमिनियन या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दी। किसे दी? जो राजा महाराजा थे। चलिए बात करते हैं अब आगे। तो इंटरिम गवर्नमेंट 1946। अब देखते हैं अंतरिम सरकार जो थी कब बनाई गई? 1946 यानी 1946 में। अब इस अंतरिम सरकार का क्या रोल है ये हम कल देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का बनता है। चलिए, होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपके काम आए। तो मैं क्लास को यहीं ख़त्म करती हूँ, अगली क्लास कल से स्टार्ट होगी और रेगुलर वे पे चलेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।